हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का अर्थ लेक्चर है। इसमें हम टॉर्क का जो है वो आज डिस्कशन करेंगे। आप हेडिंग डालें टॉर्क और उसमें एक डायग्राम बनाएं। ये हमारा एक्स वाई एक्सिस यानी प्लेन है एक्स वाई, उसमें ये पी पार्टिकल है, ओ ओरिजिन है, पार्टिकल पी का ओ से इसका पोजीशन वेक्टर आर है। इसमें हम डायरेक्शन एफ एक फोर्स लगा रहे हैं। इसका जो डायरेक्शन है यहाँ से वो हमने फाई ले लिया है एक्सटेंड करके, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हेड टू टेल नहीं लिया जाता। जब हेड टू टेल हो तो आउटर एंगल होता है, बाहर वाला। इसलिए जो फाई एंगल है ये बिटवीन आर एंड एफ है। यहाँ हम वेक्टर लगा रहे हैं, वैसे फार्मूला में मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। अब आप वहां पर नोट करें, यानी कि फाई जो है वो एंगल बिटवीन आर एंड एफ है, क्योंकि आउटर एंगल लिया जाता है इसमें। देखिए, कंसीडर ए पार्टिकल पी हुज पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। कंसीडर ए पार्टिकल पी हुज पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ एन इनर्शियल फ्रेम इज आर if a force F acts on the particle, if a force F acts on the particle, then moment of force, or torque acting on the particle with respect to origin, acting on the particle with respect to origin is given by torque tau is equal to r cross f। टर्निंग इफेक्ट है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है और नेचुरल है कि इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर एंगल आएगा। एंगल किसके बीच में है? फाई। एंगल बिटवीन आर एंड एफ, यहाँ बिल्कुल चेक कर लें, फाई एंगल है बिटवीन आर एंड एफ। ठीक, ये फार्मूला टॉर्क का है, आर क्रॉस एफ। देखिए, जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको बताया था डेरिवेशन करके। कैसे बताया था डेरिवेशन? काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव किया था रोटेशनल डायनामिक्स में और उसको कंपेयर किया था हाफ एम बी स्क्वायर यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। वहां से हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला बनाया था। वैसे ही टॉर्क का फार्मूला वर्क डन के फार्मूले से ड्राइव करके ये फार्मूला बनता है, रैंडम नहीं है। समझ गए ना? मतलब ऐसा नहीं है कि एज्यूम कर लिया गया हो, फार्मूला आता है निकल कर। ये इसमें वर्क डन का एक डेरिवेशन करना पड़ता है, उससे निकल आता है। वर्क डन हमारा ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या होगा? टाउ डी थीटा, फोर्स की जगह टॉर्क। तो जब हम वहां वर्क डन का डेरिवेशन करते हैं तो जो डी थीटा के ब्रैकेट में क्वांटिटी आती है उसको हम टॉर्क से डिफाइन करते हैं वहां पर। समझ गए ना? तो वो ऑलरेडी इससे निकल कर आती है फार्मूले से। ठीक, तो यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दें। एक तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एक तो डायरेक्शन निकालने का टॉर्क का बहुत सिंपल मेथड है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने आपको डायरेक्शन बताया था कि जैसे ये वेक्टर देखें, यहाँ पर ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर एफ है। ठीक, आर क्रॉस एफ क्या करेंगे? राइट हैंड रूल सबसे अच्छा रूल है। राइट हैंड में रखें, जो पहले वेक्टर लिखा है, कौन सा पहले लिखा है? आर। तो आर पर हाथ रखें पहले और फिंगर से ग्रेस्प करें फोर्स को। ये फोर्स की लाइन है ऐसे। तो थंब का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। और दूसरा आपका स्क्रू रूल होता है, वो जनरली यूज करते नहीं हम लोग। समझ गए ना? तो दूसरी बात आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी बॉडी में अगर टॉर्क का पॉइंट आएगा, बॉडी अपने पॉइंट पर फिक्स होगी। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया, अब आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो रोटेट होगी। बस बिल्कुल वही चीज है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो आर ये वेक्टर हो गया। ठीक, नेचुरल है कि जनरली जिसके अबाउट हम टॉर्क निकालते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर वो पॉइंट होगा। समझ गए ना? क्योंकि जैसे ये बॉडी ऐसे रोटेट हो रही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। तो फोर्स तुमने ये लगाया तो ये तो फोर्स की लाइन है।
ठीक। और सेंटर जो इसका है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे इसमें परपेंडिकुलर डाल दो, वो आर की लाइन है। ठीक, यही फार्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो आर क्रॉस एफ। अभी यहां पार्टिकल जरूर दिखाया गया है, लेकिन यही चीज हमारी रिजिड बॉडी में भी लगेगी। ठीक है ना? आप अगर किसी रिजिड बॉडी है आपकी, और रिजिड बॉडी में आप मान लीजिए किसी पॉइंट पर, यहां पर ये फोर्स लगा रहे हैं यहां पर, ठीक, और आपका यहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट है, तो सबसे अच्छा तो ये रहता है, ये आगे लिखाएंगे, अभी नहीं लिखाना, इस पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दें और दोनों मल्टीप्लाई कर दें, टॉर्क आ जाएगा। समझ गए ना? अब यहां पर आप चेक करें कि अगर हम मान लो ये जो आपने डायग्राम बनाया है और ये फोर्स की लाइन बनाई है, थोड़ा सा हम फोर्स की लाइन को इधर ले रहे हैं, आपने जो बनाया है वो बना रहने दें, यहां पर ले ली लाइन, ठीक, और ये हमारा एंगल था फाई, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो, फोर्स की लाइन को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और इससे यहां पर जो आपका पॉइंट है जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं, इससे परपेंडिकुलर डाल दो, और ये डिस्टेंस डी है। ध्यान देना, अगर ये एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा, ठीक, तो साइन फाई क्या होगा? साइन फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये 90 है, तो परपेंडिकुलर डी है और हाइपोटेनस आर है, तो इसका मतलब डी इज इक्वल टू क्या हो गया? आर साइन फाई। ठीक, तो आप ये देख लें, हम टॉर्क के फार्मूले में आर साइन फाई की जगह डी लिख सकते हैं। प्रैक्टिकली ये क्या है? डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हरी बात समझ में? यहां से देख लो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पॉइंट इसके अबाउट होगा, इससे सीधे परपेंडिकुलर डाल दो। सबसे अच्छा फार्मूला रहता है टॉर्क में, फोर्स ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो, ठीक है ना? आप एक्सटेंड कर दें लाइन को और परपेंडिकुलर डाल दें, यहां पर भी फोर्स की लाइन को एक्सटेंड कर दिया गया, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना था उससे क्या किया? परपेंडिकुलर डाल दिया, तो बहुत डायरेक्ट फार्मूला बन जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला 3D में कहीं भी लग सकता है, ठीक है ना? क्योंकि आर और एफ तुम्हें वेक्टर में दिया होना चाहिए, जो क्रॉस प्रोडक्ट आप कर लेते होंगे वही मेथड यहां पर यूज होगा। यहां पर डायरेक्शन के एक लाइन जरूर आप नोट कर देना साइड में कहीं, कि डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, और बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, और बाय क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। यूनिट तो कर ही लेंगे, यूनिट क्या होगी? न्यूटन और मीटर, ठीक है, डिस्टेंस की मीटर और इसकी न्यूटन, ठीक। तो ये डायग्राम आप परपेंडिकुलर में बना सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट ओ है, ठीक है ना, और ये फोर्स की लाइन है, इससे हम सीधे परपेंडिकुलर डाल दें, एफ इंटू डी मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क आ जाएगा किसी भी रिजिड बॉडी में। यहां आप एक पॉइंट और लिख लिया हो तो ध्यान देना कि ये जो फोर्स है, ये जो हमने बना रखा है आपका, इसके यहां पर जो साइन फाई है वो आप टॉर्क में आर के साथ भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ साइन फाई। जरूरी नहीं साइन फाई आर के साथ दें, हमने जब आर साइन फाई लिखा तो हमने आर साइन फाई की जगह क्या लिख दिया? डी। समझ गया ना? फर्स्ट पॉइंट में जैसे आपने ये पॉइंट लिया तो हमने टॉर्क के फार्मूले में एफ और आर साइन फाई को एक साथ रखा, इसकी जगह हमने डी लिख दिया। डी क्या आई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई। आ गई बात समझ में? और बहुत आसान है, आप समझ लें कि लाइन को एक्सटेंड कर दिया करें और जिसके पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उसे सीधे परपेंडिकुलर डाल दो। अब दूसरी बात देखें, हम फोर्स का कंपोनेंट अब यहां चेक करके देखेंगे। तो फोर्स का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग कितना होगा?
एफ कॉस फाई, और इसके परपेंडिकुलर कितना होगा, एफ साइन फाई। कौन सा कंपोनेंट आ रहा है यहाँ पर, एफ साइन फाई। ठीक, ये रेडियस बोली जाती है, रेडियल कंपोनेंट कहलाता है। ठीक, इसको जो है वो एफ आर से लिखते हैं। ठीक है ना। एक जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट लगाते हैं ना, ऐसे एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। देखो सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर ये जो फॉर्म कहलाती है ये पोलर फॉर्म ही कहलाती है एक्चुअली में, आर क्रॉस एफ। पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि ये एंगल फाई, ये डिस्टेंस आर, तो आर कॉमा फाई लिखा जाता है। जैसे आप एक्स कामा वाई लिखते हैं ना, वैसे पोलर कोऑर्डिनेट में आर कामा फाई होता है। तो वो आर है और फाई है इसमें, समझ आई। वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। हायर मैथ में इसका डिटेल है पूरा, जैसे आप 2D पढ़ते हैं वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट पढ़े, समझ गए ना। आप देखें यहाँ पर, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है इसलिए उसना नहीं जाते यहाँ, उसमें सीधे टू द पॉइंट यहाँ पर रहते हैं। आप जरा समझें तो फोर्स के दो कंपोनेंट किए, ये रेडियल कंपोनेंट है और ये ट्रांसवर्स या एंगुलर कंपोनेंट कहलाता है। अब आप नीचे पॉइंट डालकर पहले नोट करें, लिखें एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस फाई, ये नोट करें। हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस फाई, पहले लिखें एफ आर इज इक्वल टू एफ कॉस फाई इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट एफ कॉस फाई इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एफ लिख दें, एंड एफ फाई लगाते हैं नीचे, एफ साइन फाई इज कॉल्ड एंगुलर कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट, एंगुलर कंपोनेंट, एंगुलर कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ट्रांसवर्स मतलब वैसे 90 परपेंडिकुलर से होता है, एंगुलर कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स लिखा। तो देखिए रेडियल इसलिए, ये इसके अबाउट बॉडी, ध्यान में इसके अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है, तो एक तरह से ये रेडियस जैसा बन गया ना, तो इसके अलोंग रेडियल, समझ गए ना। और परपेंडिकुलर क्या करता है, एंगल चेंज कर रहा है, तो एंगुलर कंपोनेंट, ऐसे ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलोंग रेडियल और इसके परपेंडिकुलर एंगुलर। ठीक, तो जो टॉर्क के फार्मूले में एफ साइन फाई है वो कौन सा कंपोनेंट है, एंगुलर कंपोनेंट। ठीक, बाकायदा यहां इसको लिखने के बाद नीचे यहां नोट करें, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू, पहले ये लिखें एफ साइन फाई की जगह एफ फाई लिख दें सफिक्स। ठीक, ये दोनों लिख दिए ना, एफ आर और एफ आई है क्या, इसके बाद यहाँ एफ फाई लिखें, उसके नीचे यहां पर नोट कर दो, इसी के नीचे लिखो एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखा। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट आता है, एंगुलर। रेडियल कंपोनेंट रोटेशन में, टॉर्क में कोई रोल प्ले नहीं करता है। आपके यहाँ होम एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान रखना कि आप शो करें कि देयर इज नो रोल, किसका रोल नहीं है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। आप नीचे लिख दें लाइन, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हैज नो रोल, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स हैज नो रोल टू प्ले इन द टॉर्क। अगर ये चीज आती है तो पूछते हैं होम एग्जाम में, तो ये वाला डायग्राम बनाकर और बनाने के बाद उनके दोनों कंपोनेंट लिख देना, टॉर्क का सीधे फार्मूला लिख के दिखा देना कि इसमें एफ फाई इंटू आर आता है। इसमें जो है केवल कौन सा कंपोनेंट आता है, एंगुलर कंपोनेंट।
ठीक है ना, उसी को लिखकर डायरेक्ट शो कर देना। समझ में आ गई बात। ये जो आपने टॉर्क का फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला जो है, दो इसमें बेसिक फार्मूले हैं, ध्यान देना। एक आया आर क्रॉस एफ अगर वेक्टर फॉर्म गिवन है, और दूसरा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, इसके रिलेशन में हम यहाँ पर एक पॉइंट आपको और नोट कराना चाहेंगे कि पहले आप अच्छा जरा लिखें, हेडिंग डालें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क लिखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। देखिए आपने ये टॉर्क का फार्मूला लिखा है आर क्रॉस एफ। 3D बॉडी में कहीं भी लगाना हो इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आर को हम ले रहे हैं एक्स आई वाई जे जेड के। ये रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करने का यही मेथड होता है। फोर्स के तीन कंपोनेंट, एफ एक्स आई एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई जे के। नोट किया। अब यहां पर क्या होगा, पहले आर है तो एक्स वाई जेड, यहाँ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड डिटर्मिनेंट मेथड कहलाता है। अगर आपको लर्न है तो डायरेक्ट बता दें मुझे क्या लगेगा। आई के साथ में वाई एफ जेड माइनस एफ वाई जेड, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस दिस, फिर दूसरा माइनस जे में एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स, तीसरा कंपोनेंट के कंपोनेंट एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। ये टॉर्क के तीन कंपोनेंट हैं, टाउ एक्स आई टाउ वाई जे प्लस टॉर्क का जेड कंपोनेंट और के। इसमें से हम जेड कंपोनेंट को बाहर लिखेंगे, उस पर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे और समझाना चाहेंगे आपको। एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये है जेड कंपोनेंट। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट जो हैं वो हमने अलग कर दिए इनके। जेड कंपोनेंट एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। रोटेशनल डायनामिक्स जो है तो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, बहुत अलर्ट रहें और बहुत डीप में समझने की ज़रूरत है एक एक आर्टिकल को जो है। देखिए पहले आप यहाँ पर ये देखें, अगर ये एक्स वाई है, हम इसी को जो अभी डायग्राम बनाया था उसमें जरा वेरीफाई कराएंगे। ये आर है, आप इधर फोर्स एफ लगा रहे थे और ये एंगल फाई था। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, पी पॉइंट का। ठीक, जरा यहाँ पर देखना, जो एफ है इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, देखिए ये लाइन एक्स की है और ये भी लाइन एक्स के पैरेलल है, तो ये जो फोर्स लगाया है इस फाई को हम हटा रहे हैं फिलहाल। यहाँ पर इसका जो फोर्स ये लग रहा है, इसका ये कंपोनेंट थीटा ले लो, तो इधर कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ एक्स होगा, और वाई कंपोनेंट कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर वाला। ये अब समझ गए होगा, एफ एक्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा, एफ वाई क्या होगा, एफ साइन थीटा। ये पार्टिकल पी है, सेम डायग्राम है जो आपने अभी बनाया था। ये ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर आर है, समझ गए। खाली हमने फाई नहीं लिया, हमने अब की बार एक्स डायरेक्शन से इसका एंगल ले लिया है, समझ गए ना। इसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। ओके, जरा ये बताओ ये कौन से प्लेन पर है पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। जरा यहाँ देखना, ये डिस्टेंस एक्स होगी और ये डिस्टेंस वाई होगी। ठीक, पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है। समझ में आ रही है यहां तक बात आपके, ठीक है ना। पी का कोऑर्डिनेट इतना। अब ये बताओ, ये बॉडी जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, या बॉडी हो यहाँ पर कोई भी,
तो ये इसका डायरेक्शन किधर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन का? ये कौन से प्लेन में घूम रहा है? एक्स वाई, यहाँ तो लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा है, ये वाई लिखा है, तो कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। टार्क का डायरेक्शन किधर होगा? जेड में। अच्छी तरह से ये बात समझ लें, 3D में ये जैसे कोई प्लेन है, ये अगर एक्स वाई में घूम रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन जेड में, अगर वाई जेड में घूम रहा है तो टॉर्क का डायरेक्शन एक्स में। समझ गया ना? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में जो टॉर्क होगा वो आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा। पक्का? ये डायग्राम आप जल्दी बनाएं, हम इसको वेरीफाई करा रहे हैं। जरा यहां पर बताएं, जरा टॉर्क निकालेंगे, कौन से डायरेक्शन में टॉर्क होगा? यहां जेड डायरेक्शन होगा। चलो, टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जरा बताएं, ये वाई कंपोनेंट है फोर्स का, पहले देखें जरा डायग्राम में, ये एफ वाई है, ठीक? इसमें कौन सी लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? एफ वाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी लेंगे? हमने परपेंडिकुलर का बहुत अच्छा मेथड आपको बताया है। ये कोई भी बॉडी हो, यहाँ फोर्स लग रहा है और ये पॉइंट है, इसको आगे बढ़ा के इसमें परपेंडिकुलर डाल दो, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये फोर्स की लाइन को पीछे बढ़ाओ, इसमें आएगा, और इसमें इससे परपेंडिकुलर डाल दो। किसके अबाउट टॉर्क ले रहे हो? ओ के अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर जो हम टॉर्क का फार्मूला लिखना चाह रहे हैं, टॉर्क अबाउट ओ के अबाउट है। आ रही बात समझ में? तो फोर्स की लाइन को बढ़ाओ पीछे और डालो इससे परपेंडिकुलर, कितना आएगी? एक्स, और दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बना? एक्स एफ वाई। ये क्लॉक होगा कि एंटी क्लॉक? देख के बताएं डायग्राम में। क्लॉक होगा कि एंटी क्लॉक होगा? इतना सिंपल मेथड है, अपने ये माइंड में ही फिगर बन जाता है। यहां रखो कॉपी को और यहां फिक्स करो, जिस पॉइंट पर ये ओ पर फिक्स करो और लगाओ फोर्स वाई के डायरेक्शन में। अभी दिख जाएगा किधर घूम रहा है। ये किधर घूमा? एंटी क्लॉक। वो ये बात माइंड में फिगर बन जाना चाहिए कि ये पॉइंट फिक्स है, ऐसे घुमाएंगे तो इधर को घूमेगा। ऐसे टर्निंग इफेक्ट एंटी क्लॉक है। समझ में आ गई बात? तो एंटी क्लॉक को, टॉर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं जनरली, इसलिए इसको प्लस लिया गया है। आ रही बात समझ में? दूसरा कंपोनेंट बताएं, एफ एक्स। एफ एक्स में कौन सा लें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो, वाई से। एफ एक्स की लाइन को आगे बढ़ाओ और इससे परपेंडिकुलर डालो, तो कितना आया? वाई। समझ गए ना? तो ये एफ एक्स की लाइन को एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर डालो, तो वाई आएगा। क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? अब बताओ। क्लॉकवाइज है, सीधे सीधे दिख रहा है ऐसे। क्लॉक, क्लॉक में क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। ये बन गया टॉर्क का जेड कंपोनेंट, क्योंकि बॉडी यहां से जरा मिला लो इसको, ये देखो दोनों एक ही है। बात समझ में आ रही ना? दोनों एक ही हैं। ठीक, हमने इस फार्मूले को वेरीफाई कराया है तुम्हें डायग्राम बनाकर, कि जिससे तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि फार्मूले के कंपोनेंट ठीक है, और ये बॉडी एक्स वाई प्लेन में घूम रही है, इसका जो डायरेक्शन है टॉर्क का वो जेड डायरेक्शन में है, तो जेड कंपोनेंट ही आएगा। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपने नोट कर लिए इधर वाले? हाँ, बना लिया ना? अब जरा एक बात यहाँ समझना, देखिए अभी हम एक आपको क्वेश्चन भी करा के इसको वेरीफाई कराएंगे। जैसे जब कभी आप टॉर्क का कैलकुलेशन करते हैं तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें, मेरी बात को सुनना ध्यान से। जब टॉर्क का आप कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल के अंदर
उसने तुम्हें वेक्टर आर दे दिया और एफ भी दे दिया, आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर डाला, ठीक, टार्क की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसके बाद ये बात आप जरूर चेक कर लें कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, बॉडी फ्री टू रोटेट किधर है। हो सकता है कि आप टार्क को निकालने के बाद आपने आर क्रॉस एफ किया, उसमें तो टार्क के 3 कंपोनेंट आएंगे, एक एक्स आएगा, एक वाई, एक जेड आएगा। हो सकता है कि बॉडी केवल एक्स एक्सिस के अबाउट फ्री हो टू रोटेट, इसका मतलब वहां वाई जेड कंपोनेंट नहीं लिए जाएंगे, आपको वो कंपोनेंट छोड़ने पड़ेंगे। आप बात समझ गए ना। आप एक बात समझने की मेरी कोशिश करना इसको, आपका गेट होता है विंडो में और इसमें, ठीक, ये गेट आपके यहाँ पर कब्जे लगे होते हैं और यहाँ पर ये फिक्स होता है। तो इसका आपने जब गेट खोलते हैं तो ऐसे खुलता है, ये खुलता है ना, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, बिल्कुल। अब आप कुछ पॉइंट यहां से क्लियर करें। अगर आपने पहली बात कोई फोर्स अगर ऐसे लगा दिया ये, तो ये बॉडी नहीं, ये गेट नहीं खुलेगा। ऐसे लगाओ फोर्स, कहां खुलता है, ठीक है। क्यों नहीं खुला गेट, क्यों, आप ऐसे समझ लें कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पर फिक्स है और हमारा ये जो लाइन पर फोर्स लगा रहे हो ये दोनों पैरेलल है। बात समझ में आ गई, टार्क एक्ट नहीं करेगा, बात समझ गए। अब एक बात समझें, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेरी बात को बहुत ध्यान से और डीप से सुनना, न्यूमेरिकल में कम्पिटिटिव उसमें बहुत काम आएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर कब्जे नहीं लगे हुए, उसी की जगह आप एक रेक्टेंगुलर सीट को एक टेबल पर रख दें, ठीक है, ये हमने रख दिया यहाँ पर टेबल पर, ठीक। अब इस यहाँ रखने पर और आप यहाँ पर फोर्स लगाएं तो हो सकता है बॉडी घूम जाए। हम लगा रहे हैं, हम सामने सामने आपको रोटेट करा रहे हैं, हमने यहां पर लगाया, फोर्स से घूम गई। क्यों, वहां पर बॉडी फिक्स थी इसके अबाउट, और अब आपने बॉडी को अलग कर दिया, अब ये फ्री टू रोटेट है ऐसे। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी किस एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर अगर ये फिक्स कर देंगे तो ये जनरल रूल है, कभी कहीं क्वेश्चन आए तो विंडो के उससे गेट से आप इससे समझ लें कि आप अगर पैरेलल फोर्स लगाते हैं तो यहां पर बॉडी रोटेट नहीं होगी। एक्चुअली में होता क्या है इसमें कि जब आप यहां फोर्स लगाते हैं तो टार्क लगता तो है, लेकिन जो कब्जे लगे हुए हैं इनमें एक फोर्स क्रिएट होगा और वो इस टार्क को बैलेंस कर लेगा। अब बात समझ रहे हैं ना, क्यों, तुम्हारी बॉडी फ्री टू रोटेट ही नहीं है तो वो घूम कैसे जाएगा उसके अबाउट। आप वहीं पर टेबल के बाहर रख दो, अभी घूम जाएगी बॉडी, ठीक। इसी तरह से देखना जरा, ये कॉपी है, ये गेट समझ लें और हम फोर्स को ऐसे लगाएं, नहीं होगी रोटेट। अब क्या बोल सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट देंगे यहां पर कि भाई फोर्स की लाइन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रही है तो वहां पर टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। बात समझ गए ना। तो इस चीज का प्रैक्टिकल ध्यान रखें आप। दूसरी बात, आप यहीं पर अगर टेबल पर रख दें इसको और अभी लगाएं तो यह भी हो जाएगी रोटेट, क्योंकि अब फ्री है ये। तो अपने क्वेश्चन में यह भी देखें कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा गिवन है। आप लगा लें टार्क को, वहां फिर क्या होता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एंटी टार्क प्रोड्यूस होकर उसको बैलेंस कर देता तुरंत है। दूसरी बात, 3 पॉइंट इसके रिलेशन में ध्यान रखना कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल नहीं होंगे, तुम्हारे सामने सामने है, एक आप अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रही है तो नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, आप ऐसे फोर्स लगाएं तो घूम जाएगा। अब अगर मान लो आपने यहां पर ऐसे एंगल पर फोर्स लगा दिया तो क्या होगा, तो इसके 2 कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट लें, एक इसके पैरेलल, इसमें तो कोई टार्क एक्ट नहीं करेगा, और दूसरा परपेंडिकुलर। तो फिर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया। आप जहां एफ आर साइन फाई लिखते हैं समझ लो एफ साइन फाई फोर्स का कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर। तो ये प्रैक्टिकल है, ठीक। और टार्क जो है इसमें नेचुरल है कि ये डिस्टेंस ज्यादा होगी, उसको नोट कराएंगे, आर जितना ज्यादा होगा उतना ही टार्क ज्यादा लगेगा, वो प्रैक्टिकल लाइफ की चीज है। तो गेट के रिलेशन में आप 3 पॉइंट ये जनरल ध्यान रखें कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है कोई फोर्स तो टार्क एक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। और अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रहा है तो भी टार्क एक्ट नहीं करेगा। नीचे पॉइंट लिखें फिर आते हैं बात पर। देखिए, इफ आर इज मैक्सिमम, इफ आर यानी डिस्टेंस है इज मैक्सिमम, देन टार्क ड्यू टू फोर्स इज मैक्सिमम।
If R is maximum, then torque due to force is maximum. For example, we open or close a door easily. For example, we open or close a door easily by applying a force near the edge of the door. By applying a force near the edge of the force, यानी कॉर्नर पर, edge of the door, and a handle is provided. आपको मालूम है हैंडल किनारे पर लगाए जाते हैं इसीलिए. एंड ए हैंडल इज प्रोवाइडेड. ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन 11th में पूछ सकते, ध्यान रखना, ठीक है ना. हैंडल इज प्रोवाइडेड नियर द एज ऑफ द प्लैंक. नियर द एज ऑफ द प्लैंक. आपने स्कूटर ठीक कराते समय देखा होगा, जब उसे नट खोलना होता है तो वो क्या करता है, एक उसमें रॉड और लगा देता है, उसकी लेंथ बढ़ा लेता है, तब वो बहुत आसानी से खुल जाएगा, ठीक है ना. अनस्क्रू करना हो वो भी नोट करें नीचे. सिमिलरली टू अनस्क्रू ए नट. सिमिलरली टू अनस्क्रू ए नट fitted tightly. Unscrew a nut fitted tightly to a bolt. We need a wrench with long arm. We need a wrench with long arm. Similarly, second point लिखें. if phi is equal to 90 degree, then torque maximum. If phi is equal to 90 degree, then torque maximum. If force applied in a direction, force applied in a direction perpendicular to R, then torque will be maximum. For example, it is easier to open. For example, it is easier to open or close. It is easier to open or close a door by applying force in a direction perpendicular to the plank of door. By applying a force in a direction perpendicular to the plank of door. आप समझ गए ना इस पॉइंट को. ये देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगा रही है, ठीक. इसमें सबसे ज्यादा लगेगा, और यहाँ एंगल लगाए तो कंपोनेंट कर लेना, ठीक है ना. फाई समझ गए होंगे एंगल आर और एफ के बीच में. नेक्स्ट पॉइंट लिखें. इफ फाई 0 और 180, देन टॉर्क 0. फाई 0 और 180, फाई 0 और 180, देन टॉर्क इज इक्वल टू 0. लिखिए, डोर कैन नॉट बी रोटेटेड. डोर कैन नॉट बी रोटेटेड by applying a force in a direction parallel to the axis of rotation. यानी पैरेलल टू द प्लैंक है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. और कब नहीं लग रहा है टॉर्क? जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन, तब भी टॉर्क 0. लिख दो ये भी पॉइंट. इफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स
if line of action of force passing through the axis of rotation, passing through the axis of rotation, then torque is equal to 0. लिखा। इसमें नीचे एक पॉइंट और आप दो नोट करें अलग से, देखिए इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू, if axis of rotation perpendicular to the plane देखिए ये हमारी बॉडी है, ये फोर्स की लाइन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर है। देखें यहां पर ऐसे, ठीक ऐसे न्यूमेरिकल को लगाते समय आप स्ट्रिक्टली जो है एफ इंटू डी का यूज करें, यानी कि यहां पर जब टार्क निकाले देन यूज डायग्राम बनाकर यहां पर लिख दें एफ इंटू डी और ये डिस्टेंस यूज करना सीधे परपेंडिकुलर, ठीक यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पॉइंट से यहां परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक और सीधे दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। अगर कब है क्या लिखा तुमने, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा हो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे ये हमारी कॉपी है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो और फोर्स लगा रहे हैं वो इसको प्लेन में ऐसे, तो क्या करें एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसमें परपेंडिकुलर डाल दें और काउंट कर लें। बात समझ गए। यहां पर क्योंकि देखिए रोटेशनल डायनामिक्स की थ्योरी बहुत डिटेल में होती है, यहाँ एक पॉइंट आप मेरा ध्यान रखना। देखो जब कोई रिजिड बॉडी होगी तो रिजिड बॉडी में इस पॉइंट पर ध्यान दें जरा, रिजिड बॉडी में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो रिजिड बॉडी के अंदर से पास होगा ना, तो उसमें तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, बहुत सारे पॉइंट, ठीक जैसे आपने मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया तो ये तो इतने सारे पॉइंट हो गए अंदर, ठीक और आपने कहीं पर फोर्स लगाया तो यहाँ एक नेचुरल क्वेश्चन एराइज होता है कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के किस पॉइंट से डालें परपेंडिकुलर। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी। तो प्रैक्टिकली बात क्या है कि आप जनरली अगर प्लेन वाला डाल देते हैं सामने तो नहीं आएगी प्रॉब्लम, लेकिन इसका रूल ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के किसी भी पॉइंट के अबाउट टार्क को निकाला जाए, टार्क की वैल्यू सेम आती है, थ्योरी में ऐसा लिखते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान देना बात पर, लेकिन टार्क की वैल्यू सेम नहीं आती है। एक्चुअली में क्या होता है जब आर क्रॉस एफ आप करते हैं इसमें नहीं दिक्कत आएगी, आप प्लेन में सामने ले लें परपेंडिकुलर तब नहीं आएगी, लेकिन आर क्रॉस एफ में प्रॉब्लम आती है। आर क्रॉस एफ में फिर वही बात ध्यान रखना, होता क्या है कि अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन का कोई भी पॉइंट ले लें तो जो टार्क की वैल्यू आएगी उसमें वही कंपोनेंट लें जिसके अबाउट बॉडी फ्री टू रोटेट है, दूसरा कंपोनेंट काम नहीं करता है इसलिए उसको छोड़ना पड़ता है। इसलिए वो थ्योरी में लिख तो देते हैं कि एक ही बात आएगी आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, क्यों, जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो वर्क नहीं करता है, समझ गए ना। वो टार्क का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट आता है। जैसे टार्क का डायरेक्शन मान लीजिए जेड में है तो उसमें के होना चाहिए, के होगा ना, तो जो एक्स कंपोनेंट आई वाला है वो इस पे एक्ट ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी फ्री टू रोटेट नहीं है। तो ये जनरल रूल होता है। तो यहां पर आपने पहला पॉइंट लिखा, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो प्रीफर करें ये फार्मूले को आप, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखा है, if axis of rotation in the plane of paper, if axis of rotation in the plane of paper ये हमारा जो लाइन जा रही है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये प्लेन ऑफ पेपर है, और जो फोर्स है वो ये है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन है और ये फोर्स है, हमने लिख दिया बाकायदा परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिख के वहां, ठीक। तो ऐसे में या तो आप यही काम करें कि इससे परपेंडिकुलर डाल लें इस पॉइंट से, तब भी चल जाएगा, और नहीं तो क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट करें, फिर डायरेक्शन चेक करें। तो लिखिए दोनों काम कर सकते हैं, देन यूज एफ इंटू डी
डी समझ गए क्या होगा? अब कहां से डाला परपेंडिकुलर तुमने? जहां पर फोर्स लग रहा था उस पॉइंट से डाल दिया, तब भी आ जाएगा आंसर आपका। ये बात समझ में आ रही? जहां पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दें। अभी तो आप यहां से डाल रहे थे परपेंडिकुलर, अब इस पॉइंट से डाल दिया, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक, अदरवाइज यहां पर लिखें और यूज, ये भी यूज, यानी कि एक तो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं एफ इंटू डी, दूसरा अदरवाइज यूज टार्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अदरवाइज यूज टार्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। फिर इसमें लिखते हैं सेकंड पॉइंट में, टेक कंपोनेंट ऑफ टार्क अलोंग द, टेक कंपोनेंट ऑफ टार्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, टेक कंपोनेंट ऑफ टार्क अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कुल मिला के आपको कंक्लूजन क्या निकला कि या तो टार्क के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर यूज करें, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो फिर देख लें कि बॉडी फ्री टू रोटेट कहां पर होती है। आगे चल के हम जब टार्क का फार्मूला पढ़ते हैं तो तुम्हें जैसे फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, हमने जो टार्क को निकाला है हम उस मेथड से, हमने जो टॉर्क निकाला है हम उस मेथड से टॉर्क निकालने के बाद टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। जैसे कोई भी बॉडी है, आप बहुत ही सिंपल सी बात है, आप इसको यहाँ फिक्स करें और लगाएं टार्क, ये रोटेट हो गई। अब रोटेट हो गई तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने लगी, अब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डी ओमेगा बाई डी टी है, तो यहाँ अल्फा होगा एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है ना, ये आपका होने लगा, ये रोटेट हो गई। ठीक, एंगुलर एक्सीलरेशन आपने सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा है डिटेल में। तो टार्क निकालने के बाद तब आप लगाएंगे टार्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा निकालने के बाद तब आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकते हैं, जो कि हम अभी ड्राइव कराएंगे बाद में। तो जरा यहाँ पर देखें, इस तरह से लगाते हैं, देखिए फार्मूले को। जैसे ये डिस्क है, देख लीजिए यूज कैसे करेंगे। डिस्क, इसमें हमने हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स एफ लगा दिया। इसमें और कौन कौन से फोर्स होंगे? एक नॉर्मल होगा और दूसरा एमजी होगा। ठीक, टार्क बताओ जरा हमें तुम, सेंटर के अबाउट नॉर्मल का टार्क कितना होगा? अब यूज देखें फार्मूले का कैसे होता है। सेंटर के अबाउट नॉर्मल का टार्क बताओ ना कितना होगा? अरे जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल सेंटर से पास हो रहा है, टार्क कहां से लगेगा? समझ में आ रहा है? एमजी का कितना होगा? वो भी जीरो होगा, वो भी लाइन ऑफ एक्शन उसी से पास हो रहा है। तो खाली टार्क किसका बचा? फोर्स का। इसकी अगर रेडियस आर है तो बोलो जरा टार्क कितना होगा? बोलो फार्मूला। अरे टार्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? डालो यहां परपेंडिकुलर, तो कितना? आर। समझ में आ गई बात? इसको आगे एक्सटेंड कर लो, इससे परपेंडिकुलर डाल दो, ये आर है, ये फोर्स एफ है, तो टार्क टाउ एफ इंटू आर हुआ। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, अब जरा समझें, हमें निकालना है अल्फा। मान लीजिए आपने यहां फोर्स लगाया, डिस्क रोटेट होने लगी। ठीक, तो अब टार्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई कितना होगा डिस्क का? बोलो सेंटर के अबाउट। हाँ, हाफ एम आर स्क्वायर। अब टार्क इक्वेशन लगा दें, इसका डेरिवेशन कराएंगे तो टार्क टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर इज इक्वल्स हाफ एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा। तो एल्फा इज इक्वल टू 2f, ये एक आर कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई एम आर, ये अल्फा आ गया। इसमें मास रखा जाएगा, आर रख दो, फोर्स रख दो, एल्फा निकल आएगा। समझ गए? और उसके बाद अगर कोई पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ आफ्टर 2 सेकंड, तो लगा दो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बिल्कुल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की तरह। आ रही बात समझ में? थीटा पूछें वो निकाल दो, नंबर ऑफ रोटेशन पूछें वो निकाल सकते हैं, सभी निकाल सकते हैं आप। तो इसको नोट कर लें एग्जाम्पल को, फिर हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये डिस्क है और डिस्क में फोर्स लगा रखा है अपर पॉइंट पर। एक तो क्वेश्चन इसमें बिल्कुल सिंपल आते हैं कि आर ओ एफ का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं।
हाँ जरा देखिए, ये आपकी वो बना लिया, ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसकी रेडियस आर है, ये इसका सेंटर है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक, इसमें एक फोर्स दिया हुआ, जल्दी डायग्राम बनाएं फटाफट। मास इसका 4 kg है, रेडियस 1 मीटर है। सेमी सर्कुलर डिस्क है, मास 4 kg है, रेडियस 1 मीटर है और यहां पर एक फोर्स लग रहा है जो कि 2 न्यूटन के डायरेक्शन में है। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स डैश है। यहां पर इस जगह एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और फोर्स की जो वैल्यू है वो 2k न्यूटन है, k यूनिट वेक्टर, यानी 2 न्यूटन का फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आ रही बात? ये इस टाइप से हो गया। देखो, अगर ये यहां पर, ये तो पूरी डिस्क है, कैसे लग रहा है फोर्स? ऐसे, समझ गए ना? और ये बॉडी सेंटर के अबाउट फ्री टू, तो ऐसे घूमेगी। समझ में आ रही बात? ठीक, तो ये डिस्क है, ये दिया हुआ, इसमें टॉर्क पूछा है और अल्फा पूछा है। लिखिए फाइंड टॉर्क एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा लिख दो सीधे। अब जरा यहां पर देखें, ये जो पॉइंट जहां पर फोर्स लगा रहे हैं, ये एंगल इन्होंने दे रखा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है। वो 30 डिग्री आप बना लें यहां पर जरा। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो दिया हुआ है, जो सेंटर है उसका, उससे एंगल 30 डिग्री। रेडियस दे रखी है आपकी ये 1 मीटर। देखो, एक मेथड तो ये है कि हमने अभी बताया था, बताओ कौन सा फार्मूला लगाएं? ये फोर्स परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो कौन सी निकालें? अभी बना चुके आप डायग्राम में इसके पहले। इससे फोर्स से यहां परपेंडिकुलर डाल दो, क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है। वो रूल बहुत काम के हैं जो हमने तुम्हें नोट कराए, ध्यान रखना उनको। ये ऐसे लग रहा था फोर्स, प्लेन पर जहां फोर्स लग रहा है, इससे इसमें परपेंडिकुलर डाल दो, ये डिस्टेंस डी का काम करेगा। समझ गए ना? तो अब इसमें लगा दो साइन 30, तो साइन 30 परपेंडिकुलर डी बाई आर, तो डी इज इक्वल टू आर साइन 30। रेडियस इसकी दी है 1 मीटर, साइन 30 1/2, तो डी 1/2 आ गया। साइन 30 डिग्री लगा दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, अब टार्क टाउ क्या होगा इसका? आई बोलो क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टार्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखें? फार्मूला बोलो, फार्मूला क्या लगाएं? डिस्क है यहाँ, सेमी सर्कुलर डिस्क, वहां नोट कर लेना। फार्मूला बोलो, फार्मूला लर्न करें फटाफट। सेमी सर्कुलर डिस्क, उसका डायगोनल के अबाउट 1/4 mr², और फार्मूला सेम रहता है। ठीक है ना? जो फार्मूला कंप्लीट डिस्क का होगा वही फार्मूला इसका होगा, 1/4 mr² इंटू अल्फा। और टॉर्क पहले निकाल लें, टॉर्क कितना होगा बोलो? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है? 2 न्यूटन का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आई है? 1/2, तो 1 आया न्यूटन मीटर। ये टॉर्क बना। तो 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 1/4, मास 4 kg है, रेडियस 1 का स्क्वायर अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये फार्मूला मालूम है आपको, अभी लिखाया। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स 2 है न्यूटन का, वो लगा लिखा हुआ है, डिस्टेंस 1/2 है, तो 1 आ गया। अब टार्क टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लगाएं और उससे अल्फा निकाल लें। आ रही बात समझ में? अब जरा यहां पर बात समझें जरा, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जरा बात समझें। यहां पर हम ये काम कर सकते हैं कि ये हमारा आर है, ये डिस्टेंस, ये हमने कैपिटल आर लिख लो। ठीक, ये फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, जरा समझें बात को। ये फोर्स है वेक्टर फॉर्म में, आर को लिखें वेक्टर फॉर्म में। बोलो क्या लिखेंगे? आर का वेक्टर बताओ, आर का वेक्टर बताएं। डिस्टेंस कितनी है आर की? 1 मीटर, तो 1 cos 30 क्या लगाएं बोलो? कंपोनेंट बोलो, 1 cos 30, उसमें माइनस आई, कंपोनेंट उधर होगा ना, प्लस 1 sin 30,
उसमें जे ये कंपोनेंट हो गया, cos 30 कितना होता है, √3/2i प्लस sin 30 1/2j, और r ये निकल आया। आगे बात समझ में? अब हम डायरेक्ट आंसर आपको दे रहे हैं। अब अगर हम टार्क का ये फार्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं, कौन सा बोलो, टार्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, एफ क्या है देखो 2k लिखा है ना, और आर वो है, वही डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक, जब इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो जरा यहां पर नोट करें, ये लिख लिया था। ठीक, ये टॉर्क का जो रिजल्ट आ रहा है वो √3j प्लस आई आ रहा है, √3j प्लस आई। अब मुझे ये बता दो, एक्चुअली ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बहुत स्टूडेंट ने क्या किया, इसको परपेंडिकुलर से किया, किसी ने इससे कर दिया उठा के, और उन्होंने क्या किया कि इसका निकाला मैग्नीट्यूड, और टार्क टाउ इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये √3j है, कितना आएगा मैग्नीट्यूड 2, लेकिन टार्क की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब बताओ क्या कहाँ मिस्टेक है, और वहां गलत हो गया उनका, जिसने ये किया मेथड वो गलत हो गया मेथड उनका। क्यों? क्योंकि अभी बताया हमने यहाँ टार्क के 2 कंपोनेंट हैं और बॉडी फ्री टू रोटेट किसमें है, एक्स में। इसका मतलब केवल आई कंपोनेंट लेना था, वहां जे कंपोनेंट को छोड़ना था, समझ गए ना। तो ये वाला जो आई कंपोनेंट हमारा आ रहा, ये आई केवल टार्क में है, ये कितना कंपोनेंट है 1, तो केवल 1 लेना था, बात समझ गए ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है, टार्क का सीधी सी बात है, या तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी, बात समझ गए। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो फिर ध्यान रखें कि वो कंपोनेंट लें जिसमें बॉडी फ्री टू रोटेट हो, चाहे कोई सी भी बॉडी हो। तो ओके स्टूडेंट, हम इसको कल आगे करते हैं डिस्कशन आगे टार्क के रिलेशन में। ठीक, आप इसको तैयार करें, प्रिपेयर करें।